हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। और आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हाजिर है। ये एलिमेंट कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके नाम पे एक पूरा चैप्टर ही फॉर्म कर दिया। और क्यों इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक करके इस पूरे वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे। एंड आई होप कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे विद कॉपी एंड पेन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो, स्टार्टिंग में जब आप एनसीईआरटी को इस चैप्टर की पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कार्बन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। अगर मैं कार्बन की प्रेजेंस की बात करती हूँ तो कार्बन आपको केवल और केवल 0.02% से 0.03% तक मिलती है। यानी कि अगर मैं अर्थ क्रस्ट पे कार्बन की प्रेजेंस की बात करती हूँ तो वो सिर्फ इतनी होती है, 0.02 से 0.03% तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने आसपास देखती हूँ तो कार्बन हर चीज में प्रेजेंट है। आपने जो कपड़े पहने हैं, जिन किताबों से आप लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कार्बन की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो प्रेजेंस होती है। तो कहीं ना कार्बन जो है ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। कार्बन हर एक चीज में प्रेजेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। हमारे आसपास हर एक चीज में कार्बन है। तो अगर कार्बन की प्रेजेंस नहीं होगी तो शायद ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, कार्बन यहाँ पर अगर इसकी प्रेजेंस देखें तो काफी मीगर होती है, लेकिन हर एक चीज में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, दवाइयों से लेकर हर एक चीज में आपको इसकी इंपॉर्टेंस का फिर पता लगता है, क्योंकि हर एक चीज में प्रेजेंट है। ठीक है, अब कार्बन की इतनी प्रेजेंस और ये सब देखने के बाद में हम लोग समझते हैं बॉन्डिंग। कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है कार्बन की, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड आई होप कि आप सभी को ये चीज पता होगी। अब जो कार्बन एटम है आपका, इसकी एक खास बात ये होती है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6। ठीक है, अब हम लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता है कि अगर हम लोग किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये होता है उसका न्यूक्लियस, देन दीज आर द शेल्स। अब जो कार्बन है, ठीक है, हम लोगों को पता है कि ये जो शेल्स होती है इनको हम लोग नेम करते हैं K, L, M एंड N। ठीक है, के शेल में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अकॉर्डिंगली आगे आगे भरते रहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, जो आपका ये कार्बन एटम है, अगर मैं कार्बन एटम के एटॉमिक नंबर की बात करती हूँ तो ये है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, विच मीन्स कि अगर मैं इसको शेल्स के अंदर डिवाइड करती हूँ तो ये आपका 2 और 4 इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि इसकी जो आखिरी शेल है, वैलेंस शेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल इसका मतलब होता है लास्ट शेल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, जो आपकी कार्बन के एलिमेंट की जो लास्ट शेल है उसके अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि इस पूरे एटम को स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लास्ट शेल के अंदर, या फिर कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो इसको एल शेल के अंदर, क्योंकि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, आप खुद को स्टेबल बनाने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा? इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, दूसरा रास्ता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। इसके पास दोनों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता बचता है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ताकि इसके पास में इसकी स्टेबिलिटी जो है वो फॉर्म हो जाए। ठीक है, और यही चीज हम लोग पढ़ते हैं इसकी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग इन कार्बन, आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको कार्बन के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके स्पेसिफिक रीजंस है। क्योंकि जो आपका कार्बन है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, पहली कंडीशन होती है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दे। अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, अगर आपके कार्बन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो गेन करने पर इसके ऊपर आ जाएगा -4 माइनस साइन। ठीक है, और यही जो आपका साइन है कार्बन का -4 साइन, ये बेसिकली अनायन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन इसके पास ये होती है कि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? नेगेटिव साइन लगाकर इसको अनायन बता देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होती है। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन? क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि जो आपका कार्बन एटम है, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और फॉर्म कर लिया C4 माइनस अनायन, ठीक है,
क्यों नहीं कर पाता है ऐसा? क्योंकि इसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसके न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है 6 प्रोटॉन्स के साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। अब मैम ये 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए बताती हूँ। देखो ये जो आपका कार्बन है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहली शेल है और ये दूसरी शेल है। हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, दैट मीन्स कि डिवाइडेड है 2,4 में, यानी कि इसकी जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये फॉर्म कर लेगा -4 नेगेटिव अनायन को फॉर्म कर लेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो माइनस साइन और 4। अब क्योंकि इसके पास पहली शेल में 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भर लिया मैंने, एक ये भर दिया, दूसरे में 4 है, दैट मीन्स 1 2 3 और 4। अब ऑलरेडी इसके पास में कितने हैं? इसके पास में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रोटॉन्स क्या प्रेजेंट है? 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को और भी ले लेगा तो इसके पास में 10 एक्स्ट्रा, यानी कि इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जब ये अपने क्या करेगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो दैट मीन्स कि 6 प्रोटॉन्स के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स का आपको होल्ड देखने को मिलेगा, और 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड अप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हम लोग कर देते हैं निग्लेक्ट। दैट मीन्स कि आपका जो कार्बन एटम है वो -4 अनायन को फॉर्म नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का बोझ हो जाएगा, और 6 प्रोटॉन्स पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का बोझ काफी ज्यादा हैवी होता है। तो ये कंडीशन तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। पहली कंडीशन थी क्या, तो गेन कर ले, अब गेन इस पे हुआ नहीं, ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 6 प्रोटॉन्स पर 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं झिल पाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो आपका कार्बन का एटम है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसी भी कंडीशन नहीं अकर हो सकती है। रीजन बीइंग, अगर मैं कार्बन का, दिस इज माय कार्बन का एटम, अब यहां पर मेरे पास स्टार्टिंग में पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और दूसरी के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सिलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स है तो ये जो न्यूक्लियस है आपके, जो प्रोटॉन्स है, ये इस पर बहुत टाइट होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अगर मैंने जोर लगा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाल दिया तो अब इसके पास और ज्यादा सिलेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और अब मेरे को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैं इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर पाऊं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या फॉर्म होती है? यहाँ पर कंडीशन फॉर्म होती है कि हम लोगों को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारी एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता था, लेकिन ये इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी हम लोगों को चाहिए कि अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसकी शेल में से रिमूव करना है तो, ठीक है। और यही आपको इस चीज में बोला गया है, क्योंकि एंडिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका जो कार्बन एटम है वो उसको होल्ड अप नहीं कर सकता है। बहुत सारी एनर्जी बेसिकली आपको चाहिए इस कार्बन एटम को स्टेबल बनाने के लिए। तो दूसरी वाली कंडीशन भी आपके सामने हो जाती है निग्लेक्ट, ठीक है। तो पहली और दूसरी कंडीशन तो निग्लेक्ट हो गई है। तो अब जो आपका कार्बन है ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बेसिकली ओवरकम करने के लिए कार्बन भैया क्या करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं। अब करते हैं किस तरीके से है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। 2 तरीकों की बॉन्डिंग होती है, पहला होता है आपकी आयनिक बॉन्डिंग और दूसरी होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये आयनिक बॉन्डिंग क्या थी, ये आप लोगों ने पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सीखा हुआ है, NaCl की किस टाइप से बॉन्डिंग होती थी। यहाँ पर है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जब आपको शेयरिंग दिखती है। अब किसकी शेयरिंग होती है मैम? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है, विच मीन्स कि आपका कार्बन जो है जिस भी एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो उससे शेयर करेगा, कि वो उनको रखेगा नहीं। बेसिकली ये है कि अगर कार्बन ने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग को फॉर्म किया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है। जब दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे नेसेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोगों को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलती है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ये भी आपकी होती है कुछ 3 तरीकों की। कितने तरीकों की? 3 तरीकों की। तो आई होप आपको बॉन्डिंग की होती है कार्बन के अंदर वो समझ में आया होगा। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, कार्बन के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन कर ले खुद को स्टेबिलिटी पाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है।
दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं होती है कार्बन के लिए, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ये भी होती है तीन तरीकों की। ठीक है, कितने तरीकों की, तीन तरीकों की। सबसे पहला आपका होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी देखी हुई है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। दैट मीन्स कि इसकी जो लास्ट शेल होगी, इस इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट शेल होगी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, और इसको खुद को स्टेबल करने के लिए चाहिए वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए, वैलेंस शेल के अंदर इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अब क्या करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। बाय व्हाट, बाय द वर्च्यू ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये आपका होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा हम लोगों को देखने को मिलता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा टाइप होता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है, आइए इसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। आपके पास एक एटम है विच इज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करती हूँ, डबल बॉन्डिंग के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। और इसकी कुछ इस तरीके से क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, अगर मैं इसको शेल्स में बांटती हूँ तो। ठीक है, अब इसकी लास्ट शेल के अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स इसको स्टेबल बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 6। अब इस ऑक्सीजन को इसके साथ में बॉन्ड बनाना है, तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन को इसके साथ में बनाना है, तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रखी है, तो दोनों के दोनों को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए ये क्या हो गया है, ये हो गया है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, क्या देखते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका तीसरा टाइप होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग में अगेन आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लो, उसको देखो, वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, आपको 3 एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं कार्बन के। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं कार्बन के। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कार्बन के ही कुछ हिस्से, कार्बन के ही बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एलोट्रॉप्स में बात करते हैं किसकी, डायमंड की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायमंड की। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोगों को याद रखनी है अबाउट डायमंड। सबसे पहला है कि जो आपका डायमंड होता है ये काफी हार्डेस्ट नेचर का होता है, मतलब ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपका कार्बन है ये 3D स्ट्रक्चर में होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 3D स्ट्रक्चर। तीसरी चीज, एक कार्बन एटम जो होता है ये 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, डायमंड। ठीक है, कि जो आपका डायमंड है उसका एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ में 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ होता है। यूजेस क्या क्या होते हैं, हम लोग इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, ग्लास की कटिंग में यूज किया जाता है डायमंड को। ठीक है, ये होता है डायमंड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में,
ग्रेफाइट के बारे में। अब जो ग्रेफाइट होता है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लेयर्स बिछी हुई होती है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट की वो है कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। और क्यों करता है? वो उस चीज का हम लोगों को आंसर मिलता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, विच मीन्स कि एक आयन की जो जगह होती है वो खाली होती है। और क्योंकि एक जगह खाली होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन देखने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है कुछ किसकी? ग्रेफाइट की, कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसका एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और एक आयन की आपको जगह यहाँ पर खाली देखने को मिलती है, इसीलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में, ये 3 आपके क्या होते हैं? 3 आपके होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, C60 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और किसके ऊपर नाम रखा गया था? ये बेसिकली एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बेसिकली इस चीज की फॉर्मेशन की थी, इसीलिए यहाँ पर उन्हीं के नाम पर ये वाला आपका कार्बन का जो एलोट्रॉप है उसी का नाम उन्हीं के ऊपर पड़ गया है। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया है, और ये फुटबॉल स्ट्रक्चर का होता है। कैसा होता है? ये फुटबॉल स्ट्रक्चर का होता है। तो ये होता है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको समरी अगर मैं इसकी दूं तो पहला होता है डायमंड। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है आपका, 3D स्ट्रक्चर का होता है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि एक कार्बन एटम जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यूजेस क्या होता है इसके? ज्वेलरी में यूज किया जाता है इसको, या फिर ग्लास की कटिंग में इसको यूज किया जाता है। दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को ग्रेफाइट का देखने को मिलता है, यानी कि लेयर्स में फॉर्म होता है। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और क्यों करता है? क्योंकि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और एक की जगह आपको खाली देखने को मिलती है, और यहाँ पर ही फॉर्मेशन होती है किसकी? आयंस की, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरीन। अब ये बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है? ये आपका एक कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो कैसे अरेंज होते हैं? फुटबॉल के स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ठीक है, और जो ये इसका नाम पड़ा है वो खुद जिन्होंने इसको फॉर्म किया था उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो ये है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को 2 चीजें देखने को मिलती है। पहली जो वर्सटाइल नेचर होता है कार्बन का, उसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कैटिनेशन। सेल्फ कैटिनेशन, अब देखो सेल्फ का मतलब होता है खुद से। क्या मतलब होता है सेल्फ का? सेल्फ का मतलब होता है खुद से। कैटिनेशन का मतलब समझ लीजिए बॉन्डिंग। ठीक है, सेल्फ कैटिनेशन आपकी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपका कार्बन होता है वो खुद के साथ में ही लिंक कर जाता है, खुद के साथ में ही बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, और ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? कार्बन की। सेल्फ कैटिनेशन क्या होता है? ये आपकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो कार्बन है वो आपका स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, अपने साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरीके से? कभी कभी रिंग की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, कभी चेन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और कभी ब्रांच की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। किसके अंदर? सेल्फ कैटिनेशन के अंदर। तो सेल्फ कैटिनेशन आपकी वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसमें कि कार्बन अपने साथ में ही बॉन्ड बना लेता है, और क्या फॉर्म करता है? चेन, ब्रांच या फिर रिंग्स को फॉर्म करता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी टेट्रावैलेंट। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? टेट्रावैलेंट। अब ये क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी रखने वाला। वैलेंसी रखने वाला, दैट मीन्स कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट आपका एक एलिमेंट होता है, विच मीन्स कि इसकी 4 वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाता
है। तो दिस इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जहां पे पहला वो सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को अपने अंदर होल्ड अप करके रखता है, विच मीन्स कि खुद के साथ में ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, चेन फॉर्म कर सकता है, ब्रांचेस फॉर्म कर सकता है, या फिर रिंग्स फॉर्म कर सकता है, जो बाकी के दूसरे एलिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है टेट्रावैलेंट, विच मीन्स कि ये 4 आपकी वैलेंसी को रखता है, जिसकी वजह से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो सकते हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, और क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ये हो गया आपका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। यहां पर इसका मतलब होता है कि आपको कार्बन का सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर कार्बन के डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर आप लोगों के पास एक कंपाउंड है विच इज CH4। CH4 का मतलब क्या होगा कि एक कार्बन है और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब बेसिकली इसकी अगर मैं नेमिंग करती हूँ तो हम लोगों को पता है नेमिंग करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स, ठीक है। मैं बताती हूँ कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होता है, आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और दूसरा आपको देखना है बॉन्ड ऑफ कार्बन, बॉन्ड ऑफ कार्बन, कि कार्बन कौन से बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करती हूँ विच इज योर CH4, यहाँ पर देखो कार्बन जो है वो सिर्फ एक ही है। कार्बन कितना है, एक है। एक कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं मेथ। क्या लगाते हैं, मेथ। इसके बाद में आप बाद में ऐड करते हैं 3 चीजें। पहला होता है या तो एन, या फिर इन, या फिर आइन, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 3 चीजें आप लोग ऐड करते हैं। पहला होता है एन, इन, या फिर आइन। अब ये होते क्या क्या है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। क्या होते हैं अभी बताती हूँ। देखो सबसे पहली चीज, पहला मैंने स्टेप अपना खत्म कर लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 है, जिसके लिए हम लोग मेथ लगाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 हुए तो एथ लगाते हैं, 3 हुए तो, 4 हुए तो ब्यूट, पेंट, इस तरीके से एक टेबल होती है इनकी ये, ठीक है। 3 हुए तो हम लोग प्रॉप लगाते हैं, 4 हुए तो ब्यूट, पेंट एंड देन हेक्स, इस तरीके से पूरी पूरी टेबल फॉर्म होती है। दूसरा बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर देखो कार्बन ने एक ही बॉन्ड इसके साथ बनाया है, सिंगल ही इसके साथ है, सिंगल ही और सिंगल ही इसके साथ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और जब कभी भी हर जगह पे सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर क्या लगता है, एन, ठीक है, और यही होता है आपका अल्केन। तो एंडिंग मैंने क्या की, एन लगाकर, और इस तरीके से मैंने इसका नाम लिख दिया विच इज व्हाट, मीथेन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पर है C2H6। अब ये किस तरीके से हुआ है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। दूसरा आपके पास है इथेन, ठीक है। अब ये इथेन नाम पढ़ा कैसे है वो बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। अब देखो यहाँ पर C2 यानी 2C है तो 2C मैंने बना लिए, H आपके पास है 6 यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। सबसे पहला क्या स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना। कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम है, और 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 2 के लिए हम लोग लगाते हैं एथ। बाद में हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग के ऊपर। अब ये वाले जो बॉन्ड है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पर इसकी इस तरीके से नेमिंग हो गई है इथेन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ 3 चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी अल्केन। अब ये अल्केन बेसिकली होता क्या है समझो। अल्केन में आप लोगों को हमेशा सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है। दूसरी चीज अल्केन की क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, विच मीन्स कि जितने आपके कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स उसके डबल से भी +2 होंगे।
समझ में आया? जैसे कि मैंने आपके पास लिया C1 और H कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, दैट मीन्स CH और 4, यही तो है 2 + 2 4। तो यहाँ पर क्या है, अगर कार्बन का एटम एक है तो जो हाइड्रोजन के एटम है वो उसके डबल के भी +2 होंगे। समझ में आया? ये आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। ठीक है, दूसरा आपके होते हैं अल्कीन। अल्कीन, यहां पर आपको दिखता है डबल बॉन्ड। जब कहीं भी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो आप एज अ सफिक्स, सफिक्स मतलब एंडिंग में, तो आप एंडिंग में इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। यहां पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलता है विच इज CnH2n। सिर्फ जितने आपके कार्बन के एटम्स हैं, जितने आपके कार्बन के आपको एटम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके एग्जैक्ट डबल आपके किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। ये किसकी खासियत होती है? अल्कीन की, जहां पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। और तीसरे आपके पास में आते हैं अल्काइन। क्या आते हैं? अल्काइन। ये आपके होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जहां कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है आप एंड में आइन लगा देते हो। क्या लगा देते हो? आइन लगा देते हो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां पर जितने आपके कार्बन के एटम्स होंगे उसके डबल -2 आपके अल्काइन फॉर्म होते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, सो आई होप आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन भी अभी समझ में आ गया होगा। कब कब हम लोग सफिक्स में इसको यूज करते हैं? सबसे पहला अगर सिंगल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप लोग क्या चीज नोटिस करेंगे कि आप एंडिंग में इन लगाएंगे। डबल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है तो इन लगाएंगे, और अगर ट्रिपल तो आइन लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूलेज क्या क्या होता है वो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, दैट मीन्स कि उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। जो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर आपको डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये एक हेडिंग डली होगी, विल यू बी माय फ्रेंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है कि क्या आप उसके दोस्त बनना चाहते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी आपको बहुत आगे लेके जाएगी, एनसीईआरटी बहुत अच्छी दोस्त बनेगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपकी बुक ने आपसे सवाल पूछा है विल यू बी माई फ्रेंड, तो आपका क्या आंसर है साइड में लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो आप कि आप एनसीईआरटी आपकी जो बुक है जो वो प्रपोजल रख रही है विल यू बी माई फ्रेंड, तो क्या आप उसके दोस्त बनना पसंद करेंगे या फिर नहीं। ठीक है चलो, अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का आपके एडिशनल ग्रुप होते हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में आके लगते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन क्या होता है? जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड है, यहां से मैंने एक H को उड़ा दिया और यहाँ पर मैंने एक दूसरा ग्रुप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को लगा दिया, ये मेरे होते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन में सिर्फ इतना आपको अंतर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको एक जगह पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जब आप इसकी नेमिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आप कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं देखते हो, आप पहले ही क्या लगा देते हो? प्रीफिक्स लगा देते हो। क्या लगा देते हो? प्रीफिक्स लगा देते हो। किसका? या तो क्लोरो या फिर ब्रोमो। क्या बोला मैंने? या तो क्लोरो या फिर ब्रोमो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका CH3Cl फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको पहले एक बार क्रिएट कर लेते हैं। C एक है, उसके बाद में 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन और एक Cl लग गया है यहाँ पर, तो एक आपका Cl फॉर्म हो गया। यहाँ पर जब कभी भी आपको Cl दिख जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो पहले वही लिख दो। अगर क्लोरो या फिर ब्रोमो है तो मैंने लिख दिया क्लोरो। ठीक है, अब मैं देखूंगी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, एक है सिर्फ, तो यानी कि मैथ, और क्योंकि सारे में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला आपका है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगता है? एंडिंग में आपको OH ग्रुप देखने को मिलता है और सफिक्स में आप लोग OL लगा देते
है। क्या होता है ये आगे अभी हम लोग समझेंगे इसके बारे में, किस तरीके से नेमिंग करते हैं वो भी। दूसरा होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको सिंगल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन देखने को मिलता है और डबल बॉन्ड में क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलती है। कीटोन के अंदर एक कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन, और इसके साइड में इधर भी कार्बन होता है और इधर भी कार्बन होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो प्लीज इसको नोट डाउन करके रखना। ये होता है आपका कीटोन। क्या होता है कि बीच वाले कार्बन पे तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगी होती है और साइड साइड में कार्बन के साथ बॉन्डेड होते हैं। फिर आपके पास आता है कीटोन। कीटोन के अंदर, अच्छा ये तो कीटोन बताया मैंने। इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, सी के साथ में OH और डबल बॉन्ड में O लगा रहता है, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, विल यू बी माय फ्रेंड का सेक्शन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। अब देखो, जब मैं कभी भी क्लोरीन को जोड़ रही हूं तो मैं प्रीफिक्स लगा देती हूँ क्लोरो या फिर ब्रोमो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। जितने भी आपके कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम है। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो। 3 आपके क्लोरीन है, 3 आपके कार्बन है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और बाकी सब में क्या है, H है, यानी कि हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो सबसे पहले मेरे को देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप मेरा है प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप वो भी वो वाला प्रेजेंट है जब मैं प्रीफिक्स ऐड करती हूँ। क्या ऐड करती हूँ, प्रीफिक्स ऐड करती हूँ। तो क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, ठीक है। क्लोरो मैंने लिख लिया। सेकेंड स्टेप होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को चेक करना। तो कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम्स है, जिसका मतलब है प्रॉप आएगा। अब एंड में आप लोग एन इन या फिर आइन लगाएंगे, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड, कितना कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। तो सबके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग लगा देंगे एन। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अगर Br ब्रोमीन लगा होगा क्लोरीन की जगह पे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इसके बाद में एल्कोहल। एल्कोहल में हम लोग क्या, हमें क्या देखने को मिला है, OH ग्रुप देखने को मिला है, ठीक है। तो एंडिंग में हम लोगों ने OL लगाया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप लोग फिर से सफिक्स लगाते हैं विच इज Al, ठीक है। यहां पर आपको सेम वही चीज देखने को मिल रही है। एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम साथ में जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है और डबल बॉन्ड में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। किसका होता है, ये एल्डिहाइड का। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग Al सफिक्स लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। इसके बाद कीटोन में, कीटोन के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और डबल बॉन्ड में होती है ऑक्सीजन। समझ में आया, दिस इज योर कीटोन। और कीटोन के एंड में आप लोग ओन, ONE 1, जिसको आप लोग प्रोनाउंस करते हो एज ओन, वो लगा देते हो तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल, ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ओइक एसिड आप एंड में लगा देते हो और क्या होता है, आपको एक तरफ OH और एक तरफ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने जरूर आने चाहिए, तभी आप लोग इनकी नेमिंग को सही से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और एंड में इन और आइन क्यों लगाया है, ये आप लोगों ने अल्कीन्स और अल्काइंस में पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर अब एंड होने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहली है कंबशन, ठीक है। कंबशन, कंबशन क्या होता है, कार्बन अपने हर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म में बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में और क्या देता है, आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके साथ साथ में बहुत सारी हीट और लाइट भी देता है, ठीक है। जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को निकालते हैं बर्न करने पर, ठीक है। और ये आपको 3 दे रखी है रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन है, अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिस इज योर O2, ठीक है। कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही हूं तो मेरा आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट और लाइट देखने को मेरे को मिलती है। इस तरीके से जब मैं CH4 यानी कि मीथेन को बर्न कर रही हूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, CO2 H2O एंड देन हीट एंड लाइट, ठीक है। तो ये कंबशन की कुछ 3 आपको मेजर रिएक्शंस पढ़ने को मिलती हैं। इसमें क्या आपको बताया गया है कि जो आपकी कार्बन है जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करती है, साथ में हीट और लाइट एनर्जी को फॉर्म करती है, हीट एंड लाइट को भी फॉर्म करती है। ये होता है कंबशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना ऑक्सीडेशन के अंदर। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलता है।
अब जब इस चैप्टर के अंदर आप लोग ऑक्सीजन देखने को, ऑक्सीडेशन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिलती है विच इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या देखने को मिल रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को देते हैं, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। अब यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ते हो इस चैप्टर के इस ऑक्सीडेशन वाले सेक्शन के अंदर, कि जो आपकी अल्कोहल होती है, जब आप अल्कोहल को चेंज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखो, आपने क्या किया, एक अल्कोहल ग्रुप को ले लिया, अल्कोहल मैंने ले ली इथेनॉल, ठीक है, दिस इज माय इथेनॉल, ये मैंने क्या ले ली? अल्कोहल ले ली। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, या तो मैं अल्कलीन KMNO4 लेती हूँ, क्या लिखा ये मैंने, यहाँ पर मैंने अल्कलीन KMNO4 ली है, KMNO4, और दूसरा मैंने लिया है एसिडिक K2C2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इन दोनों के एक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन को समझाने का इससे आसान तरीका मुझे शायद ही मिलता, तो इस तरीके से मैंने कोई भी डेफिनेशन नहीं, मैंने सिंपली आपको एक फ्लो चार्ट के टाइप में समझा दिया कि अल्कोहल को चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो। और ये किसके एक्शन में होता है? ये होता है अल्कलीन KMNO4 या फिर एसिडिक K2CrO7 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और क्या फॉर्म हो जाता है, आपको क्या मिल जाता है एंड में? आपको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है आपके पास में एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन के अंदर आप लोग पढ़ते हैं अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? ये आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि जो आपके डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है वो ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मैम कैटलिस्ट क्या होता है अभी बताती हूँ। बेसिकली आपको इसका मतलब क्या है कि जो आपके डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, कैटलिस्ट क्या क्या दिए गए हैं? पैलेडियम और निकल आपको कैटलिस्ट दिए गए हैं, इनकी प्रेजेंस में वो आपको दे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच मीन्स सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन वो आपको दे देते हैं। अब पहले समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। देखो, कैटलिस्ट आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन के अंदर आप उनको ऐड करते हो ताकि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? जो कैटलिस्ट होते हैं ये आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी रेट जो होती है रिएक्शन की उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट का एग्जांपल यहाँ पर आपको या तो पैलेडियम या फिर निकल दिया गया है। ये क्या होते हैं? ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी जो रेट होती है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो दो चीजें होती है, या तो हाइड्रोजन आपकी ऐड होती है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होती है, ठीक है। अब ये क्या है आपका? दिस इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपका हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है और दूसरा आपका जो कैटलिस्ट है वो प्रेजेंट है। दो कंडीशन होनी चाहिए जो कि पूरी हो रही है। कैटलिस्ट में मैंने रख लिया निकल को या फिर पैलेडियम को, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फिर एंडिंग में क्या मिल रहा है? यहाँ पर मुझे मिल रहा है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, विच मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यही आपका होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है एडिशन रिएक्शन में? सिंगल बॉन्डेड जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस देते हो, एक कैटलिस्ट देते हो जो निकल या फिर पैलेडियम हो सकता है, और आपको मिल जाता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? पहले वर्ड समझते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को रिप्लेस कर देना। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? किसी एक को रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरे पास CH4
ये मेरे पास CH4, दिस इज व्हाट, दिस इज मीथेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन है CH4, ठीक है, ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से, क्योंकि मेरे पास में 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, क्योंकि मेरे पास में 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और इसकी जगह पर मैंने क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। दोबारा बताती हूँ, CH4 मेरे पास मीथेन है, ठीक है, मैंने क्या किया, CH4 हाइड्रोकार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया क्लोरीन से, यानी हाइड्रोजन को भगा के क्लोरीन को उसमें ऐड करा दिया, ठीक है। और ये मैंने कब करवाया, ये मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट थी, तब मैंने ये काम करवाया, ठीक है। और यही आपकी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सिंपल, यस, इतना ही था इसमें। एक बार इसको फॉर्म कर लेते हैं, एक बार इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है, मैंने मीथेन ली, CH4 मीथेन ली और साथ में ले ली क्लोरीन, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये जो आपका 4 हाइड्रोजन है, अगर मैं क्लोरीन की इसके साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ से एक Cl यहाँ से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है और एक क्लोरीन एटम इसके साथ में आके जुड़ जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। और साथ में आपको फिर HCl देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद में है सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, 2 कार्बन कंपाउंड्स विच इज योर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉल क्या है, ये आपका एक एल्कोहल का ही एक पार्ट होता है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी वो पढ़ लेते हैं। ये इथेनॉल की प्रॉपर्टीज है आपकी, किसकी है, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज है ये। इथेनॉल क्या है, एल्कोहल का ही एक टाइप है। सबसे पहला, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, अच्छी सॉल्वेंट होती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी एल्कोहलिक ड्रिंक्स का भी ये मेजर सोर्स होती है, ठीक है, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उनका मेजर सोर्स होती है। गुड सॉल्वेंट होती है, ऑफ कोर्स पानी के अंदर अच्छा सॉल्व हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। और उसके बाद मेडिसिन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, किस किस मेडिसिन में यूज करते हैं वो आप लोगों को NCERT में प्रॉपरली बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। इसके बाद इसकी रिएक्शन होती है Na के साथ में और भी बहुत सारी चीजों के साथ में, तो वो एक बार पढ़ लेना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में है आपका इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड जो है ये भी आपका, इथेनोइक एसिड ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक टाइप होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक टाइप होता है। क्या होता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग इथेनोइक एसिड को जब आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि वाटर के अंदर अगर हम लोग 5 to 8% ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देते हैं तो वो क्या बना देता है, विनेगर बना देता है। और यही विनेगर हम लोग किस में यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। और इथेनोइक एसिड की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलावा कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है आप लोगों का सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखो सोप क्या होता है, सोप आपकी एक बहुत लंबी चेन, अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत एक लंबी चेन होती है, ठीक है। इसमें मेजर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, मेजर हम लोगों को पढ़ना होता है इसका क्लेंजिंग। ये किस तरीके से अपना क्लेंजिंग एक्शन को जो है परफॉर्म करती है, किस तरीके से क्लेंजिंग एक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है, क्लेंजिंग एक्शन। अब देखो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी एक चीज है, होता क्या है, ये आपका एक सोप मॉलिक्यूल है। आपका सोप मॉलिक्यूल एक हेड से बना हुआ होता है और ये उसकी टेल होती है, ठीक है। अब जो इसकी टेल होती है आपकी हाइड्रोफोबिक, टेल होती है हाइड्रोफोबिक। और जो आपका हेड होता है ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक। दोनों वर्ड का मतलब समझेंगे अभी, हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोबिक का मतलब होता है डर। यानी कि जो आपकी सोप मॉलिक्यूल की ये टेल होती है,
ठीक है, ये आपकी पानी से डरती कैसे परफॉर्म होता है, क्लेंजिंग एक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है कि जो, क्योंकि इसकी जो टेल है वो पानी से दूर भागती है तो वो ऑयल की तरफ जाती है, ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड है ये पानी की तरफ भागता है। तो इस तरीके से जितना भी आपका ऑयल और डर्ट होता है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेंजिंग एक्शन, ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है और इस तरीके से आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है और अगर आपको कोई भी दूसरा चैप्टर अगर चाहिए या फिर कोई भी नया टॉपिक आप लोगों को समझना है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आपके हर एक कमेंट का आंसर किया जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। अप्लाई क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस को अप्लाई करो, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो इस चैप्टर के या साइंस के, ट्राई दम आउट, क्योंकि बोर्ड्स बिल्कुल आपके सामने हैं, बोर्ड बिल्कुल बस पास आने वाले हैं। सो आई होप you all will be prepared with the hardest preparation ever. So all the best everyone, and keep watching, keep supporting, subscribe our YouTube channel, like and share. Thank you.